देखिए 2 दिन तो छुट्टी ही थी, 2 दिन संस्था बंद ही थी। दीपावली को प्लस में 20-21 तारीख को बंदी थी। और इसके पहले मैं जो है आप सबको संस्कार के बारे में बताया। प्राचीन इतिहास में जो है कितने संस्कार होते थे, 16 संस्कार होते थे। 16 संस्कार के बारे में हमने विस्तार से वर्णन कर दिया था और मैं अपने नोट्स में लिखवा भी दिया हूँ। 16 संस्कार के बारे में लिखवा भी दिया हूँ। और आप अपना समझ में आए तो बताइएगा, उसको फिर समझा दिया जाएगा, फिर नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 16 संस्कार के बाद आता है प्राचीन इतिहास में विवाह आता है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विवाह जो है प्राचीन इतिहास में विवाह 8 प्रकार के होते थे। विवाह 8 प्रकार के होते थे। विवाह 8 प्रकार के होते थे और जिसमें से 4 जो है विधि सम्मत माना जाता था, 4 विधि सम्मत नहीं माना जाता था। जो 4 जो है 8 विवाह में जो है पहला नंबर पे है ब्रह्म विवाह। पहला है ब्रह्म विवाह। पहला नंबर ब्रह्म विवाह है। देखिए ब्रह्म विवाह में यह विवाह जो सबसे लोकप्रिय विवाह माना जाता था, जो आधुनिक विवाह की तरह था। जैसे वह आधुनिक विवाह हो रहे हैं कि किसी जो है वर पक्ष वाले जो है वधू के पक्ष जाते हैं, अच्छे से पूरे साज बाज के साथ जाते हैं, उनको जो अपने अच्छे से जो ले आते हैं घर में सम्मान सा ले आते हैं। सबसे अच्छा विवाह ब्रह्म विवाह माना जाता था, जो आज वर्तमान प्रचलन में चल रहा है। वर्तमान जो है नहीं जैसे विवाह हो रहा है वर्तमान, जैसे कि जाते थे लोग, बाज जाते हैं घर में बारात लेके जाते हैं और बारात लेके जाते हैं, उनके दरवाजे जाते हैं लड़की के और वधू के रूप में उसको घर ले स्वीकार करते हैं। ये ब्रह्म विवाह माना जाता था। ऐसे विवाह को ब्रह्म विवाह माना जाता है। किसको कौन जाना जाता है? ब्रह्म विवाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है दूसरा है आर्ष विवाह। कौन सा है? आर्ष। पहला ब्रह्म विवाह था, दूसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह। ये देखिए आर्ष विवाह जो है, आर्ष विवाह जो भी है, ये भी जो है आर्ष विवाह जो है वर की ओर से वधु पक्ष को एक जोड़ी बैल दिया जाता था। वर के जो है वर पक्ष जो होता था, वर के पक्ष की ओर से वधु को जो है वधु को क्या दिया जाता था? एक जोड़ी बैल या गाय दिया जाता था वधु पक्ष को। मतलब कि वधु पक्ष से जैसे कि लड़के वाले हैं, कोई लड़का वाले ले गया, बारात ले गया है, तो लड़का वाला जिसके यहाँ बारात ले गया है, जो लड़की वाला है, तो लड़की के बाप अपनी लड़की को एक जोड़ी बैल या तो गाय जो है दहेज के रूप में देता था। लड़की को कह रहा है ना कि क्या कह रहा है कि आर्ष विवाह ने वर की ओर से वधु पक्ष को मतलब वर पक्ष के लोग वधु पक्ष की ओर से, तो वधु पक्ष को एक जोड़ी बैल देते थे। इसमें उल्टा जाता था, उल्टा जाता था कि जो लड़का पक्ष वाले होते थे वो जाकर लड़की पक्ष को एक जोड़ी बैल या गाय देते थे। और यह विवाह जो है आर्ष विवाह कहलाता था। उसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह। तीसरे नंबर पर है प्रजापत्य विवाह। तीसरे नंबर पर प्रजापत्य विवाह। तीसरे नंबर पर प्रजापत्य विवाह।
प्रजापति विवाह क्या है? प्रजापति विवाह में लड़की का पिता जो है, लड़की का पिता जो है आज्ञा देता था कि जाओ तुम लोग अपना जो है धर्मानुकूल जीवन व्यतीत करते रहो। इसमें जो है प्रजापति विवाह में जो है लड़की के पिता कहता था कि जाओ तुम लोग जो है अपना जीवन जो है, अपना जो जीवन जो तुम्हारा लोग का है जीवन जो सुखमय जो है जियो। और यह जो है एक प्रकार से लड़की का पिता वर से वचन ले लेता था। देखिए पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लड़की के पिता अपने पुत्री से क्या वचन लेता था। तो जैसे पूछा जाए कि किस प्रजापति विवाह में पिता पुत्री से क्या वचन लेता था। पिता पुत्री से वचन लेता था कि जाओ तुम अपना जीवन सुखमय जियो। और जो है लड़की का पिता जो है वर से जो है वचन ले लेता था कि आप वचन दीजिए कि मैं आपका विवाह कर दे रहा हूँ, जिसके यहाँ आप उसी के यहाँ जीवन भर रहेंगे, चाहे आपको मारे चाहे पीटे चाहे जो काट फेंक दे, परंतु आप उसका घर छोड़कर हमारे घर नहीं आएंगे, ये हमें वचन दो। तो लड़की पहले वचन देती थी कि अगर हमारे पास जो भी प्रताड़ना होगी मैं सब प्रताड़ना को सहन करूंगी, परंतु मैं पिता के घर नहीं जाऊंगी। पहले देखते हो पहले जो कितना अत्याचार होता था, जो महिलाएं मारी पीटी जाती थी, कभी जो है नहीं रहने जाती थी। परंतु आज जो जनरेशन जो चल रहा है इसमें अगर किसी को अगर दोहरा मार भी दो फोन लग जाए, पापा जो है हम फलाने मारे हैं, अब काहे मारे हैं इन्हें बताओ, फलाने मारे हैं बस अब फलाने में ताना मारते हैं, काहे ताना मारते हैं भैया। अब पापा क्या कहें ऐसी बात है, ठीक बात है, देखा जाए चलिए आओ ताई एक है प्रथा लिखा है कह देते ना सब घरवा भर ले चलिए कह दे भाई हम। अब वही मम्मी दिया खुश, अरे वाह पापा मेरा साथ दे रहे हैं, बच्चा है चल ठीक है। अब आओ मौजूद हो गई। अब पहले नहीं हुआ था प्रजापति विवाह में कभी कन्याएं जो है अपने पिता से ये समझ कहती थी कि मेरे साथ प्रताड़ना हुई, कितना आगे उसको प्रताड़ित कर दिया जाए वो अपना सहन कर बैठ जाती थी, कभी बोलती नहीं थी। भाई गलत ऐसा गलत ही था, जो वध पक्ष था वो गलत ही कर रहा था। भाई प्रताड़ित काहे करोगे, प्रताड़ित मत कीजिए, उसकी जो शिक्षा करने दीजिए आप। तो ऐसे जो है अब आज जो है बता रहे ट्रेंड जो आया है कहते नहीं आओ बताएं जो होगा है ना, तुरंत इसको जो न्याय वाला नहीं कर देंगे, तुरंत चले बंदा कर देंगे नहीं कि हाँ। तो दोनों वध पक्ष दोनों इससे प्रताड़ित करने लगे हैं। और चौथा विवाह जो आता है हमारे लोग का गंधर्व, चौथा विवाह था हाँ गंधर्व। चौथा विवाह आता है गंधर्व विवाह। चौथा विवाह गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या आता है, गंधर्व विवाह एक प्रकार से प्रेम विवाह माना जाता था, या जो विवाह माना जाता था प्रेम विवाह माना जाता था, और जिसमें माता पिता को ये जानकारी नहीं होती थी कि कन्या का वर कौन होगा, और तथा एक प्रकार से जो है स्वयंवर माना जाता था, जिसमें गंधर्व विवाह में जो होता था इसका प्रेम विवाह होता था। इसमें जो वर वधू के घर वाले माता पिता होते थे उन्हें नहीं मालूम होता था कि मेरी बहू कौन बनेगी, ये चीज नहीं रहता था। और जो वर्तमान के गंधर्व विवाह को स्वयंवर विवाह से माना जाता, स्वयंवर विवाह माना जाता था। जैसे भगवान राम हमारे का स्वयंवर विवाह हुआ था, स्वयंवर नहीं हुआ था, तो स्वयंवर हुआ था, तो वही विवाह गंधर्व विवाह के साथ माना जाता है। परंतु उसमें वो अलग तरीके से था, ये अलग तरीके से है, बता देना स्वयंवर हुआ है, परंतु उसका जो विवाह जो अलग तरीके से है बता रहा हूँ ना। जैसे कि वो जैसे महाभारत देखोगे पांचों पांडवों जो है सुने कर्ण जो है और अर्जुन जो है जो मछली के भेद करके और जो राजा महाराजा आए थे उनसे युद्ध करते थे, वो ठीक है
पर और जो राजा महाराजा आए थे, जब अर्जुन भेद कर दिए मछली की आंख में, तो स्वयंवर कहाँ होने देते थे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी पत्नियां हैं। सभी जितने राजा महाराजा आए सबको अपना जोर लगाने लगे, जिसमें दुर्योधन भी था कि नहीं मैं ही ले जाऊंगा, अपने बलपूर्वक ले जाऊंगा। तो अर्जुन ने क्या कि उसमें युद्ध करके युद्ध सबको परास्त करके तब जाकर ले आए ना। वो अलग विवाह हो गया, उन्होंने था स्वयंवर ही, द्रौपदी स्वयंवर ही था ना। ये गंधा विवाह ऐसा प्रेम विवाह माना जाता था, जिसमें जो है किसी को कुछ मालूम, घर वाले को कुछ मालूम नहीं चल पाता था। उसके बाद जो है चौथा विवाह जो है दैव विवाह मिलता है क्या, दैव विवाह। एक विवाह दैव आता है क्या, दैव। पांचवा वही मैं सोच रहा हूँ, दैव विवाह। या देखिए जो दैव विवाह जो है, दैव विवाह जो है, यह विवाह जो है यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ किया जाता था। यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ किया जाता था, जो धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक मान्य था। ये दैव विवाह जो था, जो यज्ञ कराते थे, यह विवाह जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित को, जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ किया जाता था, जो यज्ञ कराते थे पुरोहित लोग, उनके साथ जो है दैव विवाह किया जाता था। और यह जो विवाह जो है धार्मिक दृष्टि से जो है सर्वाधिक मान्य माना जाता, सर्वाधिक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से ये भी दैव विवाह जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद आता है असुर विवाह। छठा नंबर आता है असुर विवाह। कौन विवाह, असुर। असुर विवाह देखिए नाम से मालूम चल रहा है राक्षस, नाम से मालूम चल रहा है कि राक्षस वाला विवाह है ये ना। नहीं, नाम से क्लियर हो गया ये तो। अब देखिए क्या है इसमें, देखिए असुर विवाह में जो है कन्या पक्ष वर पक्ष से जो है वधु शुल्क देता था। असुर विवाह में जो है कन्या पक्ष जो है वर पक्ष से जो है शुल्क लेता था। पहले जो है लड़की वाले लड़के वाले से दहेज लेते थे। असुर विवाह में कि मतलब कि जिसकी कन्या है, जिसकी लड़की है, वो लड़के से जो लड़के वाले पैसा लेकर अपने लड़की को बेच देता था। लड़की को बेचता था लड़के वाले पैसा लेकर के। जैसे किसी का शादी विवाह नहीं हो रहा है, पैसा से भरा हुआ है, पहुंचा किस गरीब के, हाँ पैसा दे दीजिए, मैं आप लड़के साथ आप पैसा दे, शादी दे दे, हाँ ठीक है कितना जल्दी, चलो ठीक है आपको शादी कर दे रहा हूँ। लालची होते थे वो। जो है कन्या पक्ष जो है वर पक्ष को पैसा देकर जो शादी करता था, क्या शुल्क देकर शुल्क लेता था। अर्थात लड़की का बाप अपनी कन्या को बेच देता था। अर्थात असुर विवाह में जो है लड़की का बाप क्या होता था, कन्या को क्या करता था, बेच देता था। इसलिए इसे विक्रय विवाह भी कहा जाने लगा। इसलिए इस विवाह को जो है विक्रय विवाह भी कहा है। क्या, विक्रय विवाह। असुर विवाह या विक्रय विवाह भी कहा जाने लगा। अब सातवां विवाह आता है, देखिए कौन सा है भाई। सातवां विवाह हमारे जो आता है, इसमें आता है, इसमें आता है राक्षस विवाह। क्या, राक्षस। असुर भी आ गए, राक्षस भी आ गया। राक्षस विवाह, ये जान लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ, जल्दी कोई बताएगा नहीं ये सब। ये बहुत ही रियल के बताया था, बहुत सब कुछ छोड़ छाड़ बताया था कि बताओ अच्छे बच्चे समझ में आ जाए, समझना ठीक है। उसके बाद राक्षस विवाह जो आता है, राक्षस विवाह में जो है अपहरण विवाह, इसे जो है अपहरण विवाह भी कहते हैं। जैसे अपहरण रावण जैसे था, किसी स्त्री को अपहरण कर ले गया, शादी कर लेता था। जैसे सीता जी को अपहरण कर लिया था चोरी से, ये राक्षस था ही, इसलिए राक्षस विवाह का नाम भी था। तो राक्षस था, राक्षस विवाह का नाम ही रख दिया गया उसी हिसाब से। और यह जो क्षत्रियों में प्रचलित था, ऐसा विवाह जो क्षत्रियों में सजा प्रचलित था। ठाकुर क्षत्रिय में जो भी कास्ट आएंगे, सभी कास्टों में जो राक्षस विवाह बहुत ज्यादा प्रचलित में था कि जाते थे
किसी के यहाँ जबरदस्ती जो है पैसा पैसा मौजूद रहते थे, किसी गरीब के यहाँ गए जबरदस्ती मारपीट की जो जबरदस्ती उसके यहाँ लिखवा लिया, शादी कर लिए, वही राजस्व विवाह कहलाता है। सबसे बेकार, सबसे गिरा हुआ विवाह ये विवाह था और ये विवाह था। और एक आता है 50, 8वां आखिरी है 50 विवाह। क्या है? नाम सुंदर है, नाम सुंदर हो, काम पता नहीं कैसे हो। 50 अच्छा नाम है, नाम अच्छा है ना? नहीं 50 है कैसा आ जाए। जब उसको पढ़ेंगे तब तो जानेंगे इसमें क्या था, तब तो नाम के हिसाब से। नहीं ये 50 का जो 50 भूत 50 तक नहीं, वो 50 है, भूत 50 से ये 50 विवाद क्या है? 50 विवाह का संपादन जो है जबरदस्ती या डरा धमकाकर या किसी के साथ बलात्कार करके जो है, या 50 विवाह के अंतर्गत आता है। जो किसी को डरा धमका देते हैं, किसी साथ जबरदस्ती करते हैं, किसी का बलात्कार करते हैं, जो वर्तमान चल रहा है, ये सब संस्कार जो है, ये जो चल रहा है, किसी को साथ जबरदस्ती बलात्कार कर लिए, उसके साथ शादी कर लिए, ये सब 50 विवाह के अंतर्गत आते हैं। सबसे गिरा हुआ, सबसे खराब विवाह यही हम मानते हैं, सबसे खराब विवाह यही मानते हैं। जो किसी के यहाँ जाओ, किसी को डरगाओ धमकाओ, किसी को पैसा का लोभ दे करके किसी के साथ गलत कर जाओ, उसके बाद जो है उसके साथ विवाह करना, यही सब विवाह जो 50 विवाह के अंतर्गत आता था। और ये विवाह का सबसे निकृष्ट रूप था, या सबसे निकृष्ट रूप माना, सबसे खराब, जिसका सब घटिया शब्द का प्रयोग करते हैं, सबसे निकृष्ट विवाह जो 50 विवाह माना जाता था। नाम का अनुसार बहुत बेकार था ये, तो एक साथ कहा जाए तो। अब देखिए नोट में कुछ चीज आता है, ये आर्ष विवाह बता दीजिए, आर्ष विवाह में क्या होता है? हाँ आर्ष विवाह देखिए, आर्ष विवाह में जो है, आर्ष विवाह में वर की ओर से वधु को, वर की ओर से वधु को एक जोड़ी बैल या गाय, तो प्रजापत्य। देखिए आर्ष विवाह जो है, इसमें जो है वर पक्ष के लोग जो है वधु पक्ष को एक जोड़ी बैल या गाय देते थे। और प्रजापति विवाह में उसके बाद जो है, प्रजापति विवाह में जो है, इसमें जो है लड़की का पिता जो है, लड़की का पिता अपने लड़की से आज्ञा ले लेता था, वचन ले लेता था कि जाओ आज मैं तुम्हारे दरवाजे नहीं आओगी, मैं तुम्हें दान कर दिया, मैं दाता हो गया, मैं दान कर दिया, आज मैं दरवाजे तुम नहीं आओगे। ये प्रजापति विवाह में था। अब देखिए इसमें सिर्फ 4 विवाह जो है विधिमान्य है। कौन कौन से? एक ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह और गंधर्व विवाह माना जाता है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये जो है विधि विरुद्ध थे, विधि के विरुद्ध थे। और गंधर्व, ये सब जो है विधिमान, विधि सम्मत थे। ये चारों विवाह जो है विधि सम्मत माने जाते थे, विधि के अनुसार होते थे, जो आज परंपरा में चल रही है वर्तमान में। तो और 4 विवाह ऐसे थे, असुर, राक्षस, 50, दैव। ये 4 विवाह ऐसे विवाह थे, देखिए कौन कौन से थे? गंधर्व, असुर, राक्षस और 50। दैव का नहीं था। हाँ हाँ, ये गंधर्व विवाह था। ये एक ये, एक ये, एक ये और एक ये विद्यमान नहीं थे। ये चारों क्या थे? विद्यमान नहीं थे। इसे जो सरकार से परमिशन नहीं दी है, और इन चारों को सरकार क्या दी है? परमिशन दी है। तो 4 विद्यमान थे, 4 विद्यमान नहीं थे। उसके बाद आता है द्वितीय नगरीय क्रांति आती है। क्या आता है? द्वितीय नगरीय क्रांति आता है। द्वितीय नगरीय क्रांति, इसे कल दिखाएं क्या जाता है? इसे चारों क्या लिखा दे रहे, कल से दिखा देंगे। तो देखिए उसके बाद द्वितीय नगरीय क्रांति आता है। अब इसके बारे में जो है कल विस्तार से डिस्कशन करेंगे, नहीं कहा थोड़ा सा बता दें चले जाए। द्वितीय नगरीय क्रांति जो है थोड़ा बड़ा भी है, उठाने में समय लगेगा और क्या वही देख लीजिए इसका। द्वितीय नगरीय क्रांति में जो है
द्वितीय नगरीय क्रांति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सबसे पहले द्वितीय नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है गाइडन चाइल्ड ने किया था। कौन किया था? गाइडन चाइल्ड ने किया। और जो गाइडन चाइल्ड थे इनकी पुस्तक थी कौन सा? कौन किया था? सबसे पहले गाइडन चाइल्ड ने किया था। इनकी पुस्तक देखिए कौन सी है? जिस पुस्तक में द्वितीय नगरीय क्रांति का वर्णन दिया ये है, उनकी पुस्तक का नाम है द अर्बन रिवॉल्यूशन। द अर्बन रिवॉल्यूशन, हाँ, द अर्बन रिवॉल्यूशन में लिखा है, गाइडन चाइल्ड ने द्वितीय नगरीय क्रांति के बारे में विस्तार से वर्णन किया अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में जो है विस्तार से वर्णन किए हैं। और रिवॉल्यूशन है, और इन्होंने ही कहा नगरों के लिए 10 प्रमुख तत्वों का होना आवश्यक है। किसी नगर के होने के लिए 10 प्रमुख तत्वों का होना अति आवश्यक माना जाता है। कितने? 10 प्रमुख तत्वों का होना अति आवश्यक माना जाता था। 10 प्रमुख तत्वों का होना अति आवश्यक माना जाता था द्वितीय नगरीय क्रांति तैयार करने के लिए। और जिसमें से कौन कौन से थे? शासक वर्ग का उदय और धर्म का प्रचलन, मुद्रा का प्रचलन, ये सब बहुत जरूरी था। जिसमें शासक वर्ग का उदय हुआ, ठीक, धर्म का प्रचलन हुआ, आप किस धर्म से हैं, एक ही धर्म का प्रचलन करना, प्रचार प्रसार करना, मुद्रा का प्रचलन करना, मुद्रा आप राजा बने हैं, आप कौन सी मुद्रा का प्रचलन कर रहे हैं, वही मुद्रा पूरे मार्केट रहना चाहिए, कोई दूसरा मुद्रा नहीं आना चाहिए, मुद्रा नहीं आना चाहिए। उसके बाद व्यापार या वाणिज्य विकास, आपका व्यापार कैसा होना चाहिए, आप जो व्यापार करा रहे हैं सही से व्यापार होना चाहिए आपका, आपसे किसी दूसरे का व्यापार नहीं होना चाहिए, क्षेत्र वाइज क्षेत्र होना चाहिए। उसके बाद आया लेखन कला का ज्ञान, लेखन कला का ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बाद आता है सुव्यवस्थित कर व्यवस्था, और छठा जो है सुव्यवस्थित कर व्यवस्था होनी चाहिए कि द्वितीय नगरीय क्रांति में सुव्यवस्थित कर व्यवस्था आ गई कि हम जो कर ले रहे हैं व्यवस्थित ढंग से, सही से, क्या उचित है क्या अनुचित है, कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, ये सब पूरा जो है द्वितीय नगरीय क्रांति में ही चालू होता है। वह भी जो है सबसे पहले है गाइडन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में लिखा है, अर्बन रिवॉल्यूशन में लिखा है कि कुल 10 प्रकार के जो है 10 प्रकार के तत्व होना बहुत आवश्यक है। हमने 10 प्रकार 6 बता दिए हैं, 4 बच रहा है, बता रहे हैं। और इसी में देखिए द्वितीय नगरीय क्रांति में ही जो है द्वितीय नगरीय क्रांति में इसलिए कहा गया इसे क्योंकि प्रथम नगरीय क्रांति जो है हड़प्पा सभ्यता मानी गई, इसे द्वितीय नगरीय क्रांति से कहा गया। प्रथम नगरीय क्रांति जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिया, मोहनजोदड़ो के बारे में दिया। द्वितीय नगरीय क्रांति से रखा गया, इसमें जो है उससे कुछ हट करके एकाएक परिवर्तन हो गया। इसमें राजा महाराजा होने लगे, पंचमहाराज सिक्के आ गए। पंचमहाराज सिक्के मतलब ये है कि ये सिक्के जो है मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे। द्वितीय नगरीय क्रांति में जो है पंचमहाराज सिक्के आए। कौन क्या आया? पंचमहाराज सिक्के भी आए। पंचमहाराज
सिक्के। पंचमार आहा सिक्के आए। पंचमार आहा सिक्के से तात्पर्य था कि इसमें जो सिक्का जो चलाया जाता था वह सिक्का जो मुख्यतः चांदी के होते थे। किससे होते थे? चांदी के बने होते थे। और पंचमार सिक्के में जो है जिस पर मछली और हाथी का चिन्ह बना होता था। क्या? हाथी, मछली, पेड़, सांड, अर्धचंद्र। मछली, हाथी, पेड़, सांड और अर्धचंद्र का चित्र होता था। अर्धचंद्रमा का आधार अर्धचंद्रमा जो होते हैं। पंचमार आहा सिक्के में जो है 4 प्रकार के जो है मोहर लगे रहते थे। तो माना जाता था कि पंचमार आहा सिक्के विजयनगर क्रांति में चालू की गई थी। और ये जो है आकृति को तो थप्पे मार का जो है बनाया जाता था, इसलिए इसे पंचमार आहा सिक्के के नाम से भी जाना जाने लगा। अब देखिए